नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मुसलमानों के खिलाफ बताकर विपक्ष ने जिस वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध किया, आज उसे लोकसभा में पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने का फैसला कर लिया गया। इस बिल को जेडीयू और टीडीपी समेत एनडीए के सभी दलों ने समर्थन किया था। यानी सरकार चाहती तो बिल को मौजूदा स्वरूप में पास करा सकती थी, लेकिन बिल को जेपीसी में भेजने के इस फैसले के मायने क्या हैं? क्या वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताने का विपक्ष का दांव काम कर गया? क्या यह विपक्ष की जीत है या सरकार ने खुद ही और चर्चा के लिए मुसलमानों से जुड़े इस संवेदनशील मसले को जेपीसी में भेजने का फैसला किया है? दोनों वजहों से सच चाहे जो भी हो, लेकिन क्या ये वक्फ बिल इस बात का एक और सबूत नहीं कि मोदी के खिलाफ डर की खेती ही विपक्ष का हथियार बन गया है? बात सिर्फ एक वक्फ बिल की नहीं है। अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो भारत में मोदी विरोधी ये डर फैलाने से बाज नहीं आ रहे कि बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है। मोदी विरोधी शेख हसीना को तानाशाह बताकर कह रहे हैं कि तानाशाहों के खिलाफ विद्रोह होता ही है। क्या मणिशंकर अय्यर, क्या सलमान खुर्शीद, ऐसे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी खराब हालत भारत में हो सकती है। हैरानी की बात है कि तख्ता पलट से पहले तक मोदी को यह कहकर भी कटघरे में खड़ा किया जाता था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से बेहतर कर रही है। सवाल पब्लिक का है कि वक्फ हो या बांग्लादेश, क्या मोदी के खिलाफ देश को भड़काना ही विरोधियों की टूलकिट है? वक्फ में सुधार या मुसलमानों की दुश्मन मोदी सरकार? यही है आज सवाल पब्लिक का। ये बात सही है कि वक्फ बिल 2024 में बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं। बिल के मौजूदा प्रावधानों से वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में सरकार की दखल अंदाजी बढ़ेगी, लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से बिल को मुसलमानों के धार्मिक अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है? और क्या बिल का विरोध करने के लिए सड़क पर फैसला या हिंदू राष्ट्र बन जाने का डर दिखाया जा सकता है? सुनिए, आज लोकसभा में जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष ने क्या क्या नहीं कहा। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। दिस बिल इज टारगेटिंग दी मुस्लिम्स ऑफ दिस कंट्री। दिस कैनॉट बी टॉलरेटेड। बिफोर इलेक्शन there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का करते हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। आपने सुना कैसे वक्फ बिल के नाम पर सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया गया। क्या यह मुसलमानों में अविश्वास पैदा करना नहीं है? यह बिल देश की संसद में आया है और संविधान के नियमों से ही इस बिल का फैसला होगा और कोई भी कानून अदालतों की स्क्रूटनी से भी ऊपर नहीं होती। फिर भी ऐसा डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है?
मोदी के खिलाफ डर का माहौल किस किस तरह से बनाया जाता है, इसे समझने के लिए देखें कि आज लोकसभा स्पीकर को भी किस तरह घसीटने की कोशिश हुई। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। मोदी के खिलाफ डर का माहौल बनाने के लिए संसद में क्या हुआ आपने देखा। अब बांग्लादेश के तख्ता पलट को मोदी के खिलाफ टेम्पलेट बनाने की यह कोशिश भी आप देख लीजिए। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या, वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible. बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन जनता जितने सड़क पे हिलोरे दे रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। एक तरफ मोदी विरोधी कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, इस वजह से बगावत भड़केगी और भारत बांग्लादेश बन जाएगा। दूसरी तरफ कहते हैं कि मोदी अब की बार के चुनाव में 1/3 प्रधानमंत्री रह गए। भाई तानाशाह हैं या 1/3 प्रधानमंत्री हैं? भाई तय तो कर लो कि मोदी को लेकर आपकी फाइनल राय है क्या। इस सब के बीच वक्फ बिल को मुसलमान विरोधी बनाने की कोशिश हुई तो इसका जोरदार जवाब जेडीयू से केंद्रीय मंत्री बने ललन सिंह ने दिया। सुनिए उनका ये बयान। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने से सरकार को मुसलमानों की दुश्मन बता रहे विरोधी क्या एक्सपोज हो गए? वक्फ बिल और बांग्लादेश जैसे मसलों पर देश को भड़काना क्या मोदी विरोध की टूल किट है? वक्फ हो या बांग्लादेश से तुलना, देश में बात बात पर सड़क पर फैसला होगा कि धमकी क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता मोहसिन रजा, कमरुज़्ज़मान चौधरी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर अजीज खान साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विष्णु शंकर जैन वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है वारिस पठान भाई को जो प्रवक्ता हैं AIMIM। वारिस पठान जी, बिल आया और चला गया सीधा जेपीसी में, लेकिन
मुस्लिम सड़क पर आ जाएगा, 10 साल से मुसलमानों के साथ नफरत फैलाई जा रही है, ये टूल किट हर बार बाहर आ जाता है। कभी बांग्लादेश बन जाएगा भारत, कभी मुसलमान सड़क पर आ जाएगा, कभी फैसला सड़क पर हो जाएगा। ये लोगों को डराना और इंसाइट करना कब बंद करेंगे? जो भी होगा कानूनी प्रतिक्रिया से होगा, संसद की प्रतिक्रिया से होगा, अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट्स होगा। डरते क्यों हैं आप इतना, और डराते क्यों हैं लोगों को? देखिए नबिका जी, ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है लोगों ने, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये पर से इलीगल है, असंवैधानिक है, ये वायलेशन करता है आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 26 का। इसका हम पुरजोर रीत से विरोध करते हैं क्योंकि ये रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन के खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। हर इंसान को अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। अब बात नंबर 2, जब वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस में है, इसके अंदर एक संशोधन ऑलरेडी हो चुका है 2013 में। अब क्या जरूरत थी? लेकिन हमने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं नबिका जी, कि बीजेपी और आरएसएस की जो मंशा है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, वो ये बिल दर्शाता है। उसका सीधा जागता हुआ सबूत है ये कि किस तरह से इनको हमारी अब जमीनें भी हथियानी है, हमारी जमीनों पे इनकी नजर है, और वक्फ जो हमारे मजलूमों का, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार है, उससे उसको महरूम करना है। वक्फ के पावर इनको ले लेना है, वक्फ बोर्ड के, वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर्स इनको छीन लेने। अब बात नंबर 2, डिस्क्रिमिनेटरी भी कैसा हो सकता है मैं आपको बताता हूं। अब हमारे हिंदू भाइयों का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है कर्नाटक, तमिलनाडु, उस जगह पे, वहां क्या आप किसी मुसलमानों को उसका बना सकते हो क्या? वहां का मेंबर नहीं बना सकते। हमारे सिख भाइयों का है प्रबंधिक, ये सिख भाइयों का भी हमारे ये है कि प्रबंधिक कमेटी होती है, उसके अंदर भी आप किसी मुसलमान को नहीं ले सकते। तो आपको वक्फ बोर्ड के अंदर ही क्यों डालना है दूसरे को? बात नंबर 3 नबिका जी, जो अहम बात वो ये है कि अगर आपको लगता है कि वक्फ का लैंड किसी ने जबरन ले लिया है या कोई लैंड शार्क घुस गया है, तो वक्फ बोर्ड है, कानून है, कायदा है, कोर्ट में जाएंगे, लेके आएंगे। अब बीजेपी बात नंबर 3 अहम बात ये बता रही है कि मुसलमानों के भलाई के लिए कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इस सदी का झूठ है, ये सबसे बड़ा रटरिक और जुमला है। अगर मुसलमानों की इतनी आपको फिक्र थी तो तब आप कहां चुप बैठ जाते थे, जब बुलडोजर लेकर बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों के घरों को बिना नोटिस दिए उजाड़ दिया जाता है? तब आपके मुंह में क्यों दही जब जाता है जब अब मुसलमानों को जय श्री राम के नारे लगाकर रस्ते के ऊपर मॉब लिंच करके मार दिया जाता है? और मुसलमानों से इतनी मोहब्बत, ये लोकसभा का चुनाव अभी गया नबिका जी, कितने मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दे दिया बताइए मुझको? आज आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक भी कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। तो किसकी वजह से? बीजेपी की सरकार की वजह से। और ये अब दिखाएंगे हमको कि हमको मुसलमानों के प्रति मोहब्बत है। वहां पे आप लेडीजों को डालना चाहते हो, डालिए, चलिए, जकिया जाफरी को आप डालेंगे, वहां पे बिल्किस बानो को डालेंगे मेंबर। अरे वक्फ बोर्ड का स्टेट जो रहता है ना, स्टेट में कमेटी बनाती है वक्फ का मेंबर। और आज भी लखनऊ के अंदर जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसकी जो चेयरमैन है संध्या श्रीवास्तव, वो है, वो तो नॉन मुस्लिम है। तो किस तरह से आप ये बताना चाह रहे हो कि हम लोग को, कि हम मुसलमानों के लिए हित की बात कर रहे हैं, ये कर रहे? नहीं, ये मुसलमान हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने सवाब की नीयत से अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है। और वक्फ ऐसा नहीं कर देते, ये वारिस पठान ने हाथ रख दिया तो ले लिया, वारिस पठान ने वहां हाथ रख दिया ले लिया। नहीं, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आपको फॉलो करना पड़ता है। वक्फ करने के पहले प्रॉपर्टी एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, बराबर से मुतवल्ली होता है, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट जाता है, नोटिफिकेशन आता है, गैजेट होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी वक्फ होती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है आज सरकार के पास रजिस्टर है, तो किस तरह से फिर दखलबाजी करना है? नहीं, सरकार को चाहिए कि अगर जैसा एग्जांपल 30 एकड़ की जमीन है, उसमें 10 एकड़ का कब्रिस्तान बना हुआ है, तो 20 एकड़ जो जगह बची है वो हमको ले लेना है मुसलमानों का, ये भी छीन लो। वक्फ के अंदर अपने लोगों को डाल दो, कलेक्टर आएगा, सर्वेयर आएगा, वो तो इन्हीं का आदमी है। जब वक्फ बोर्ड है, अगर कोई डिस्प्यूट है, आपको ट्रांसपेरेंसी से इतनी दिक्कत क्यों है? अगर रजिस्टर्ड जमीन है तो कोई ले ही नहीं पाएगा, काहे को डर रहे हैं? रजिस्टर्ड जमीन कौन ले सकता है किसी की, अगर रजिस्टर में जड़ा है? प्रॉब्लम यह है कि 10 एकड़ आपकी है और 20 एकड़ आपकी है नहीं, लेकिन हथियाई हुई है, उस पे आपने अपना रुमाल रख दिया है। दिक्कत इस बात की है। और दूसरी दिक्कत, मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूं, ओवैसी साहब एमपी हैं, कल को मंत्री भी बन सकते हैं, क्या वो हम सबको काट देंगे, हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? मुझे तो पूरा भरोसा है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, मंत्री बनेंगे तो सबका ध्यान रखेंगे। तो मुसलमान मंत्री होना जरूरी है क्या?
कि अगर मुसलमान मंत्री बनेगा तो ही मुसलमान संरक्षित फील करेंगे? ये कौन सी बहस हो रही है यहाँ मोहसिन रजा साहब? क्या ये जो सारे डर, सारे भय जो वारिस पठान साहब को है, आपको लगता है जायज है? देखिए, इसी बात से साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मंशा 95 के एक्ट में 2013 में जो अमेंडमेंट किया था उससे साफ हो गई। अभी देखिए, आप वारिस पठान साहब ने कहा कि ये वक्फ संपत्तियां जो हैं वो गरीब भाई बहनों की हैं, गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए हैं, लेकिन उन यतीमों गरीबों का कभी उत्थान नहीं किया गया। ये इस पर जो अमेंडमेंट लाया गया था वो इसलिए लाया गया था कि वो जो गरीब हैं उनकी प्रॉपर्टियां उनके नाम पर हमें कब्जा करनी है, छीन लेनी है, और जो कहना चाहिए अकूत उनको दे दी गई शक्तियां, जो हमारे बोर्ड को शक्तियां दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि आप औरों की संपत्ति भी अपने यहां इंदराज करिए। वो तो कहिए पार्लियामेंट बच गया, नहीं पार्लियामेंट के भी वो कह सकते थे कि पार्लियामेंट भी तो हमारा ही वक्फ का है। तो इसलिए आपने जो बात कही कि रुमाल रख दो, ये संपत्ति हमारी हो गई, वक्फ में रजिस्टर कर दो। अब अभी वारिस पठान साहब ने कहा 40 लाख संपत्तियां थी, 4 लाख, अब 8 लाख संपत्तियां वक्फ की हो गई। तो इतने कम समय में 8 लाख संपत्तियां कैसे हो गई? मुसलमान तो हमारे उतने ही हैं जो उस दिन थे जब सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, और 12,000 करोड़ रुपए का उन्हें मुनाफा होना चाहिए था इन वक्फ की संपत्तियों से सन 75, 76, 77, 78 में। तब तो आपने कभी ध्यान दिया नहीं, और लाखों करोड़ रुपए आप लोग दबाकर बैठ गए। अगर आज इंसाफ देने के लिए आप ही की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और जो उस समय के जेपीसी की रिपोर्ट है, उसको हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री महोदय ने प्रस्तुत कर दिया सदन के अंदर, और आदरणीय मोदी जी ने यहां पर एक अमेंडमेंट लाकर रख दिया कि चलो इसको एग्जीक्यूट करो, इनकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाए, लोगों को न्याय दिया जाए, जो मुकदमे चल रहे हैं लाखों की तादाद में पूरे देश में, उनको न्याय मिल सके, गरीब मुसलमानों का उत्थान हो सके, इन प्रॉपर्टियों का वेलफेयर हो सके, इनको डेवलप किया जाए। इनको लग रहा है सब नहीं, ट्रांसपेरेंसी से इनका कोई मतलब नहीं है, इनको बस लोगों को उकसाना है, यही एजेंडा है। और विष्णु जैन साहब, वारिस पठान ने कई सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन बताया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है तो मैं एडवोकेट विष्णु जैन साहब के पास जाना चाहती हूं। और विष्णु जैन जी, मोहसिन साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन विष्णु जैन जी, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या गलत है जो संशोधन सरकार लेकर आई? देखिए नाविका जी, मेरे पास वक्फ एक्ट 1995 है, इसका मैंने काफी डिटेल्ड अध्ययन किया है। साथ ही साथ जो अमेंडमेंट बिल आया उसका भी काफी डिटेल्ड अध्ययन किया है। अब देखिए, अभी यहाँ पे वारिस भाई ने कहा कि काफी बातें उन्होंने कही, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ बहुत ही संजीदगी से, अगर ये आज डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है कि वक्फ आप उसी को वक्फ कर सकते हैं जो आपकी खुद की ओनरशिप में है, किसी और की संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं घोषित किया जा सकता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि पहले के एक्ट में जो वक्फ संपत्ति घोषित हुई है 6 महीने के अंदर उसका ब्यौरा दें, उसकी बाउंड्रीज दें, उसके मुतवल्ली बताएं, तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर आज ये अमेंडमेंट किया जा रहा है कि कलेक्टर उसका सर्वे करेंगे, सर्वे कमिश्नर नहीं करेंगे, किसी को पता ही नहीं सर्वे कमिश्नर की क्या क्वालिफिकेशन है नाविका जी, सर्वे कमिश्नर कौन होगा पता ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जिसको नियुक्त कर दे वो सर्वे कमिश्नर है, उसको एनॉमली को हटा के अगर कलेक्टर को लाया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर नाविका जी ये लाया जा रहा है अमेंडमेंट कि सेक्शन 40 में जो असीमित अधिकार दिए हुए थे कि आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है, अगर उसको डिलीट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? अगर आज इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये लाया जा रहा है कि जो 3 जजेस होंगे वक्फ ट्राइब्यूनल में, उसमें एक जज के लिए क्राइटेरिया था कि इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, उसको हटाया जा रहा है, सिर्फ 2 जज रखे जा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर राइट टू अपील दिया जा रहा है हाईकोर्ट में कि हाईकोर्ट जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ और वहां पर निर्णय, वहां पर उस फैसले को चुनौती दीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर जो सर्वे हो रहा है उसकी पब्लिक नोटिस दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई सर्वे हो रहा है, अगर आपकी जमीन जा रही है तो आपको इन्फॉर्म करना है, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो कलेक्टर के सामने रखिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये बेसिक सेफगार्ड्स रखे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में। इसमें मुझे लगता है वारिस भाई को डेफिनेशन पढ़नी चाहिए। वक्फ बाय यूजर नाविका जी, अभी बेंगलोर का ईदगाह मैदान का केस और राम मंदिर का केस, जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला कि वक्फ कब है,
तो बोल दिया वर्ब बाय यूजर। उस वर्ब बाय यूजर की डेफिनेशन को जो ड्रैकोनियन है उसको डिलीट करने का काम इस अमेंडमेंट ने किया है। इसमें क्या दिक्कत है? आप ही कह रहे हैं ना नाविका जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो बहुत ही सेटल्ड बुक्स हैं इस पे वर्ब के ऊपर, वो दो किताबें, एक तो बेली का मोहम्मदन लॉ और एक मुल्ला का मोहम्मदन लॉ। दोनों किताबों में पैराग्राफ 176 में लिखा हुआ है कि आप उसी को वर्ब कर सकते हैं जो आपकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो। किसी भी संपत्ति को आप वर्ब संपत्ति डिक्लेयर नहीं कर सकते, अपनी खुद की ओनरशिप को कर सकते। तो वही डेफिनेशन तो लाई गई है इसमें। वारिस पठान जवाब दीजिए, वारिस पठान जवाब दीजिए, क्योंकि आपके तमाम ऑब्जेक्शंस का जवाब विष्णु जैन दे रहे हैं। विष्णु जैन ने जितनी भी बात की, सब के सब 70% बात तो सूरज झूठ के सिवा उन्होंने कुछ नहीं बोला, गलत भ्रम फैलाने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उनको पता है ना इतनी बड़ी बात, कौन सी बात झूठ बोली है? चलिए गिनाइए, कौन से पॉइंट बाय पॉइंट बताइए क्या झूठ बोला है। सब चीज तो बात नंबर 1। अच्छा, सुनिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को उठा के वक्फ नहीं कर सकता। कौन कर रहा है वक्फ किसकी दूसरे की प्रॉपर्टी को? मैं आपको यही बता रहा हूं, पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है। तमिलनाडु में आपको बताया कि नहीं, 18 गांव ले लिए, 1500 साल पुराना मंदिर ले लिया। तमिलनाडु का केस आपके सामने है। डरने की बात नहीं। बाबरी मस्जिद की जगह पे वक्फ की प्रॉपर्टी थी, क्या बात करते हो? काशी मथुरा की तो जगह वक्फ की जगह पर बनी हुई, आपको क्या पता है? ये तो चालबाजी है, यही तो चाल। अभी आप बोल रहे थे, मैं कहीं खामोश बैठा था। अरे मैंने क्या सच दिखा दिया आपके चेहरे से, झूठ का नकाब हटाया। आप तो एकदम तड़क हो गए यार। थोड़ा सुनो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से बॉस। घबराने की बात नहीं है, हकीकत बात है, आर्ग्यूमेंट कर। आप आराम से सुनिए, कौन किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है यहाँ पर? वक्फ की प्रॉपर्टी अगर मेरी है और मैं चाहता हूं कि मुझे सवाब कमाना है, मैं उस प्रॉपर्टी का पहले डॉक्यूमेंट पेश करूंगा। डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट उसका स्क्रूटिनी करेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालेगी, गैजेट होएगा, रजिस्टर होएगा। उसमें क्या इलीगल है, क्या गलत है? कि दूसरे की प्रॉपर्टी कोई देगा तो गवर्नमेंट रोकेगी कि नहीं? बात नंबर 2, आपने कहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो गवर्नमेंट 10 साल से आपकी सत्ता में, क्या मदद कर दिया गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को? चलो इलीगल बोर्ड हटाने के लिए वहां से। चलिए, आपने डॉक्यूमेंट की बात कही, तो मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अजीज खान साहब, ये तस्वीरें टेलीविजन पर जो चल रही हैं, ये तिरुचिरापल्ली में एक 1500 साल पुराना मंदिर है और यहां पर ही पास एक किसान, पूरा गांव जो है वो वक्फ के अंडर आता है। वहां जो राजगोपालन रहते हैं, एक किसान हैं, वो जब अपनी जमीन बेचने गए तो पता चला ये जमीन वक्फ की है, वो बेच ही नहीं सकते, अपना जो लोन है वो चुका ही नहीं सकते। मंदिर भी वक्फ का, गांव में किसानों की जमीन भी वक्फ का, और एक गांव नहीं है, 18 गांव है। अब पेपर दिखा दीजिए ना कि ये वक्फ का है, क्या ओनरशिप है। अब इसको अगर ट्रांसपेरेंसी के तहत सर्वे होना है तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए नाविका जी, मैं लगातार सुन रहा हूं अभी विष्णु शंकर जैन जी को, वो उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया कि साहब ये ऐसा है। पहली बात तो ये है कि जो चीजों का इन्होंने जिक्र किया ये पहले से ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए सरकार की नीयत पर सवाल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मसला यह है कि सरकार की नीयत क्या है। ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इसमें सरकार की नीयत क्या है? सरकार की नीयत है, आप समझिए, बिल बहाना है और वक्फ की लैंड को हथियाना है अपने मित्रों के लिए। यह मकसद है। यह मकसद ये नहीं है कि कोई भले के लिए किया जा रहा है, या कोई मकसद ये नहीं है कि लोगों का फायदा हो। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाना मकसद नहीं है, या उसके भले के लिए कोई मकसद नहीं है। मकसद यह है कि जिस तरह रेलवे के लैंड को, नजूल की लैंड को, डिफेंस की लैंड को क्या किया गया, अपने मित्रों के नाम कर दिया गया, उसका इस्तेमाल किया गया। आज वही मकसद है। आज कहीं ना कहीं इस बिल के बहाने इसमें निजी स्वार्थों को साधने का प्रयास है। पहली बात तो यह जान ले आप। हम जानना चाहते हैं कि जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल में कौन सा ऐसा बिल है, कौन सा ऐसा कॉलम है कि जिसमें वक्फ बोर्ड का फायदा होगा और आप उसकी संपत्ति को बचा रहे हैं। उसकी संपत्ति को लोग जब्त किए ले रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं। कौन सा इसमें कौन सा कोई एक अमेंडमेंट आप बताइए जो 44 किए गए हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब दूसरी की संपत्ति को दान नहीं। अरे दूसरी की संपत्ति को दान कौन देगा?
आदमी अपनी संपत्ति को दान देता है, दूसरी के संपत्ति को दान कौन देगा? तमाम तरीके की चीजों को रखने के बाद मकसद सिर्फ साफ यह है कि इनकी नीयत में खोट है। ये इनकी नीयत में खोट है। ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरह साफ सुथरे तरीके से वक्फ बोर्ड चल रहा था वो चले। ये दखल चाहते हैं, हर जगह दखल चाहते हैं। साहब इन्होंने कहा कि इसमें गैर मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी संपत्ति है, जिसने वक्फ किया है, जिसने दान दिया है, अगर वो अपनी चीज को रख रखाव कर रहा है तो इसमें आपको दखल देने की जरूरत क्या है? तो मुझे ये समझा दीजिए विष्णु जैन जी, आपको याद है 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जा रही थी तो 123 प्रॉपर्टियां दिल्ली में ही वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी और सरकार ने दे दी थी। प्राइम लैंड, ये प्राइम लैंड था। कैसे चली गई थी? ये किसकी प्रॉपर्टी थी? वक्फ बोर्ड को क्यों दे दी गई थी? और ये कागजात किसके थे? किसी ने कभी देखा? नाविका जी देखिए, मुझे लगता है चाहे जितनी सरल भाषा में यहाँ पे बात समझाऊं, सब यहाँ पे अपनी अपनी बातें करते रहेंगे। तो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, जरा सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 ये एक्ट मेरे सामने है, इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 3 लाइन क्या लिखा हुआ था और क्या अमेंडमेंट हो रहा है। द बोर्ड में इट सेल्फ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो वह बोर्ड है खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव, जो उसको लगता है to be work property, and if any question arises whether a particular property is work property or not, after making such inquiry it may deem fit decide the question। मतलब बोर्ड खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि वह प्रॉपर्टी है कि नहीं और उसके बाद उस क्वेश्चन को डिसाइड कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु शंकर जैन को भूल जाइए, एक्ट में लिखा है सेक्शन 40 में। अब अगर इसको डिलीट किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है नाविका जी? अभी ये जो आप यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे हैं कि वक्फ में ये हो गया वो हो गया, सारा नैरेटिव फैला रहे हैं। इनसे पूछे भैया, आप लोग पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप जरा एक्ट पढ़ के तो बताएंगे सरकार की नीयत में खोट है, ये है वो है। अरे एक्ट में कहाँ लिखा है? जो लिखा है पढ़ के दिखा दे आपको। वारिस पठान जवाब दे रहे हैं, वारिस पठान जवाब दे रहे हैं। मैं बताता हूँ आपकी जमीन ली जा रही है, मैं बता रहा हूँ। विष्णु जी सुनिए, अच्छा सुनिए विष्णु भाई सुनिए। मैं मेरे लर्नेड कलीग विष्णु जी का अभी सुना, मुझे खुशी हुई कि उनके हाथ में संविधान है, मैं भी संविधान लेके बैठा हूं। जरा विष्णु जी आर्टिकल 30 संविधान का पढ़ लीजिए, अभी आपने पढ़ के सुनाया, मैं भी थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं मेरे माध्यम लोगों को, टर्म्स के माध्यम से। वो राइट ऑफ माइनॉरिटीज, मैं आपको संविधान पढ़ रहे हैं, आप संविधान पढ़ रहे हैं। वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 पर जवाब दीजिए। नहीं, पहले सेक्शन 40 पर जवाब दीजिए। मैं अच्छा वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 क्यों नहीं? क्यों? राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अरे संविधान से चल रहा है सब कुछ। तो वक्फ संविधान से देश चल रहा है, संविधान के दायरे के अंदर वक्फ के वक्फ एक्ट भी तो आप तो वक्फ एक्ट मान रहे हैं ना? वक्फ एक्ट में लिखा है सेक्शन 40 में कि आप ही अपने जज होंगे, आप ही इन्वेस्टिगेटर, आप ही जज, आप ही डिसाइडर, सब कुछ आपका। बाकी दुनिया तेल लेने गई। अच्छा मैं जरा 10 सेकंड में क्या जाएगा? 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड पहले आप सेक्शन 40 का जवाब दे दीजिए। मैं आपको 10 क्या 60 सेकंड दूंगी। पहले सेक्शन 40 का जवाब। मैं जवाब दे रहा हूं। सेक्शन 40 का जवाब आर्टिकल 30 है। सेक्शन 40 का जवाब आर्टिकल 30 है। मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। आप समझिए मेरी बात को नाविका जी। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें आप पढ़ लीजिए क्या है। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, वन इन मेकिंग एनी प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। वारिस पठान, मेरा भी धर्म मुझे इजाजत देता है। मुझे आपका बंगला बहुत पसंद आ गया, मुझे आपका बंगला बहुत पसंद आ गया। वारिस भाई, मेरा धर्म मुझे इजाजत देता है कि मैं जो डिसाइड करूं मैं ले सकती हूं। चलिए, आपका बंगला मेरे नाम हुआ आज से। ये क्या तरीका हुआ भाई? कौन बोल रहा है? कौन आपका घर ले रहा है? आपका स्टूडियो मैं आपका ले रही हूँ, वफ कर सकता हूँ। मैं आपका ले रही हूँ क्योंकि मेरा धर्म कह रहा है। मेरे नाम पे नहीं कर लूं मैं आपका क्या कैसा ले सकते हो? मेरा घर चलिए, कैसा लोगे? चलिए बताइए, कौन से प्रावधान के अंदर? अरे मैं तो प्रावधान की बात कर रहा हूं। यही तो अगर देना यही तो है नया कानून के सेक्शन 40 में मैं ले लूंगा। मुझे जो भी आप चाहे, जिसपे भी आपका संदेह हो, आप डिसाइड करेंगे, आप ले आएंगे। लेकिन कमरू जमा चौधरी अपना घर मुझे दे दे। एग्जैक्टली, हाँ, कमरू जमा चौधरी। तो अगर ये सबका राइट है तो एक्शन जो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 30 है, वो तो आर्टिकल 30 मेरे लिए भी है। मेरा भी धर्म मुझे इजाजत देता है कि मुझे वारिस भाई का घर पसंद आ गया तो मैं ले लूं क्या? देना पड़ेगा ना इनको। मेरा धर्म कह रहा है और ये हस्तक्षेप कर नहीं सकते मेरे धर्म में। नाविका जी मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं। हिंदुस्तान में जितना आदमी थोड़ा जानकारी रखते हैं वक्फ बोर्ड का बारे में, सबको यही बात मानना है कि वक्फ बोर्ड एक करप्शन का अड्डा बन चुका था, जिसका तहत वक्फ की संपत्ति जो हमारे पूर्वजों ने वक्फ को दान किया था उसको मिसयूज किया गया, उसको धांधली से बेचा गया, किसी और को लीज में दे दिया गया, एंक्रोचमेंट में चुपचाप बैठी रही। ये सब मुसलमानों को हिंदुस्तान में मालूम है और जरूरत था कि इस एंक्रोचमेंट में हटाने का, और इस एक्ट का तहत कितना एंक्रोचमेंट हटता है ये वक्त बताएगा। लेकिन मेरे को एक बात अच्छा लगा कि सरकार पे कुछ समझबूझ आई कि ये जो कंट्रोवर्शियल कानून ला रही थी इसको जो है कि सेलेक्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा, उसमें जो है कि बहुत सारे लोगों का आपकी तबीयत तो ठीक है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये अच्छा एक्ट है, इससे एनक्रोचमेंट जाएगा। आपकी तबीयत ठीक है, आप होशो आप होशो आवाज में कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हुआ है, पिछले इतिहास में ऐसा आपके सामने आया है, आप यही कह रहे हैं। मैं दोबारा कंफर्म नाविका जी मेरे को खत्म करने दोगे? नहीं, मैं कंफर्म कर रही हूँ। नहीं, आपको अगर सरकाज़म समझ में नहीं आया तो गॉड हेल्प यू, मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन अब आइए मुद्दा पे। 1947 के बाद में जब पाकिस्तान और बांग्लादेशी या 62 के बाद में जब चाइनीज यहां से भाग गए थे हिंदुस्तान से, तो देश में एक कानून आया था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जिसका तहत इन भगोड़ों का सारा संपत्ति को स्टेट प्रॉपर्टी या वेस्टेड प्रॉपर्टी कर दिया गया था, जो सरकार के पास में आज भी है। उस लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी को क्या करना है उसको मालूम नहीं आज तक। लेकिन जो मुसलमानों का जो संपत्ति है आज यहाँ पे, जब ये सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है, 123 प्रॉपर्टी दिल्ली का हवाला दिया जा रहा है। ये बताइए जस्टिस आर्यन का जो कमीशन का रिपोर्ट, इसको आज तक पब्लिक क्यों नहीं किया गया? 123 संपत्ति को लेकर स्पेसिफिक एग्जांपल तमिलनाडु का दिया जाता है, लेकिन अंटिला जो मुकेश अंबानी ने घर बनाया, जिस तरह से धोखाधड़ी में 2005 में वो प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, आज भी सब जुडिस है, उसका बारे में कोई जिक्र नहीं आता है। नहीं, आप करिए ना। 2005 में किसकी सरकार थी? 2005 में किसकी सरकार थी? आपने क्यों नहीं किया? आप 2005 से 2014 तक रहे, आपने कुछ क्यों नहीं किया? तो सुन तो लो। नहीं, कितना हाथ से बोल रहा हूं, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मेरे को काउंटर करने के लिए आपका राइट है, मेरा बात को खत्म करने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। मेरे राइट मेरे शो पे मुझे ही समझाए जा रहे हैं। जिस तरह से नहीं, नाविका जी प्लीज देखिए, आज कोई भी हाईकोर्ट में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मामला होता है तो हाईकोर्ट किसको अपॉइंट करता है? एक इंजीनियर कमिश्नर को अपॉइंट करता है, जाकर सर्वे कर ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आइए। आज यहां पे वक्फ बोर्ड में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो किसको अपॉइंट किया जा रहा है? एक पॉलिटिकली अपॉइंटेड कलेक्टर को, जो कि हमेशा उंगलियों पे नाचता पॉलिटिशियंस का, उसको दिया जा रहा है कि भाई मेरा बाबा, मेरा दादू, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या आपकी सरकार कलेक्टर नहीं अपॉइंट करती थी? क्या इस देश में नौकरशाही चेंज होती रहेगी हर नई सरकार के साथ? आप क्या बात कर रहे हैं? आप इस देश का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं? नहीं, मोहसिन रजा साहब, नौकरशाही पहले इनको रिपोर्ट करते थे तो वो पॉलिटिकल टूल नहीं थे, आज क्योंकि मोदी सरकार है तो वो पॉलिटिकल टूल हो गए। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? ये वही है जो इन्होंने 2013 में अमेंडमेंट किया था, ये वही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो हम चाहें और जो हमारा बोर्ड चाहे वो कर दे। वहां के कमिश्नर से हमारे पास उससे बड़ा अफसर वहां पर कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बड़ा ऑफिसर कौन है इंडिया में? एक डीएम से बड़ा अधिकारी कौन होता है? ये सारे लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष वहां पर देखेगा, या कांग्रेस का जिला अध्यक्ष देखेगा, या कोई और MIM का जिला अध्यक्ष देखेगा। ये काम कौन करेगा? एक कलेक्टर ही तो करेगा।
और कलेक्टर जो करेगा वह न्यायपूर्ण काम करेगा, कानून के दायरे में करेगा। लेकिन इन्हें वो नहीं चाहिए है, इन्हें खुद अपने हाथ में सब चाहिए है। ये चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस ने बना दिया था वही कानून चलता रहे और लोग लूटते रहे। एक मुसलमान का नाम बता दें पूरे देश में जिसको वक्फ बोर्ड ने अपने वेलफेयर से पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाया हो। कोई भी वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का ये बताए कि मैंने इतने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर बनाया, इतनी बच्चियों की शादियां कराई, 12,000 करोड़ रुपए का साल का नुकसान कराया इन लोगों ने, लूट करी है इन लोगों ने। ये चंद लोग नविका जी जो बैठे हैं टीवी पर चीख पुकार कर रहे हैं, इनके पास सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ की हैं और इन्होंने ही वक्फ की संपत्तियां लूटी हैं। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। राकेश कुमार का नोएडा से सवाल है, मुसलमानों का असली दुश्मन कौन है? क्या वो नहीं जो उन्हें पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं? राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, भारत को लेकर बांग्लादेश का हवाला देना क्या देश में अस्थिरता लाने की कोशिश नहीं है? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का मुंबई से सवाल है, मनमोहन सरकार ने किस अधिकार से दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को मुफ्त में दे डाली थी? मंदिरों, सनातनी धार्मिक स्थलों, सनातनी न्यासों, सरकारों का पूर्ण नियंत्रण, तो वक्फ बोर्ड पर इस तरह से रेगुलेशन क्यों नहीं किया जा सकता? इसका जवाब बता दीजिए वारिस पठान। नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड का रेगुलेशन होता है, ऑडिट भी होता है, सब होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को क्या चाहिए कि एक कलेक्टर को अपॉइंट करना है। वो कलेक्टर जाएगा, वक्फ बोर्ड के जो पावर है, वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर है, वो सारे पावर अपने पास ले लेगा और फिर वो बोलेगा कि नहीं, ये जो जमीन है ये वक्फ की नहीं है, ये इसकी है, उसकी। अभी जो भी रिपोर्ट है वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आदमी होगा।